अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हियर। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपने सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एग्जामिनेशन कैसे करना है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के क्या पार्ट्स होते हैं और क्या प्रीरिक्विजिट हैं और इसकी अप्रोच कैसे करनी है। डेफिनेटली न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अगर हम पार्ट्स की बात करें तो ये डिफरेंट स्टेप्स पे मुश्तमिल है। उसके अंदर हमारा हायर मेंटल फंक्शंस आ जाते हैं, हमारी स्पीच आ जाती है, हमारी मोटर सिस्टम आ जाता है, सेंस सिस्टम आ जाता है, एसओएमआई आ जाते हैं, सेरेब्रल सिस्टम, सेरेबेलर एग्जामिनेशन आ जाता है। ये सारी एग्जामिनेशन के पार्ट्स हैं। अब क्या आपने सारे ये करने हैं? तो नहीं। अगर तो आपका शॉर्ट केस है तो आपने कमांड के अकॉर्डिंग चलना है। अगर लॉन्ग केस है तो डेफिनेटली आपने सारी चीज़ें चेक करनी है। शॉर्ट केस में कमांड क्या होती है? कमांड दो तरह की आ सकती है आपके पास। एक कमांड होती है क्लिनिकल कमांड कि दिस पेशेंट प्रेजेंटेड विद अ वॉकिंग डिफिकल्टी फ्रॉम लास्ट 5 days, डू द रेलेवेंट एग्जामिनेशन। आपने चलाया बच्चे को, आपको मिला एटेक्सिया, डेफिनेटली आप वहां पे आपका माइंड स्विच करेगा कि आपने सेरेब्रल एटेक्सिया के साइन करवाने हैं उसके और फिर उसका मोटर करना है। ठीक है, तो ये आपका मेन पार्ट होगा। इस तरह अगर आपने एक पेशेंट, आपने कहा कि पेशेंट प्रेजेंटेड विद डिफिकल्टी इन वॉकिंग फ्रॉम लास्ट 5 month, आपने चलाया, आपको वेडलिंग गेट मिला, आपने अपना एग्जामिनेशन स्विच करना है, आपने वहीं उसका गावर कराना है, काफ सुबिडो हाइपरट्रॉफी देखनी है, स्पाइन चेक करनी है और फिर आपका अपना मोटर कराना है। अगेन कमांड आई, पेशेंट प्रेजेंटेड विद डिफिकल्टी इन वॉकिंग, आपने चलाया, पेशेंट चल नहीं रहा, रिफ्लेक्सेस उसके आ नहीं रहे, आपने सारा सिस्टम उसका चेक करना है, उसको जीपीएस एएफपी के तौर पे मैनेज करना है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने कमांड को गौर से सुनना है। शॉर्ट केस के अंदर कमांड आपकी क्लिनिकल होगी तो आपने क्लिनिकल चलना है। अगर आपकी एग्जामिनेशन की कमांड ऐसे हो कि डू द मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन एंड रेलेवेंट, तो उसमें आपने पहले मोटर करना है और उसके अकॉर्डिंगली पहले इंपॉर्टेंट जो रेलेवेंट आपके हैं वो करने हैं। सपोज अगर मोटर में आपको फाइंडिंग मिलनी है एएफपी की, तो उसका रेलेवेंट क्या होगा? उसका रेलेवेंट उसका ब्लड प्रेशर होगा, उसका रेलेवेंट उसका हार्ट रेट होगा फॉर ऑटोनोमिक इंस्टेबिलिटी, उसका रेलेवेंट उसकी स्पाइन को चेक करना होगा ताकि स्पाइन को कोई लियन तो नहीं है, ब्लडर चेक करना होगा, रेलेवेंट उसका है, गैग चेक करना होगा, उसका रेलेवेंट इंपॉर्टेंट रेलेवेंट है। मोटर के बाद आपने ये चीजें करनी है। आपने कमांड को गौर से सुनना है और उसके अकॉर्डिंगली चलना है। लॉन्ग केस में आपने सारे स्टेप्स करने हैं। कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो शॉर्ट केस है या लॉन्ग केस है, मेरी एक बात याद रखिएगा, उसके अंदर आपने पेशेंट को 15 to 20 सेकंड के लिए ऑब्जर्व करना है। पेशेंट के पास जाना है, जो बाकी स्टेप्स हैं आपके, कि पेशेंट से इंट्रोडक्शन करवाना है, अपना नाम बताना है कि मेरा नाम डॉक्टर अरशद महमूद है, और उससे पूछना है कि मैं आपके बच्चे का मुआयना करना चाहता हूँ, फॉर्मल कंसेंट लेनी है, पेशेंट से बातें करनी है, रैपर डेवलप करनी है और थ्रू आउट एग्जामिनेशन पेशेंट से बातें करते रहनी है। ये चीजें एग्जामिनर बहुत पसंद करता है। अब जो एक 15 to 20 सेकंड आपने पेशेंट को देनी है बिफोर स्टार्टिंग योर एग्जामिनेशन, इसको हम कहते हैं ग्रॉस इंस्पेक्शन ऑफ पेशेंट। अपने पेशेंट को साइड से, ऊपर से, नीचे से देखना है और इंस्पेक्ट करना है। ये सिर्फ न्यूरोलॉजी के लिए नहीं है, ये सारे केसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। अपने पेशेंट का स्पॉट डायग्नोसिस बताना है। न्यूरोलॉजी केस में अगर आप पेशेंट को इंस्पेक्ट कर रहे हैं, आपने उसकी शर्ट ट्राउजर ऊपर किया, यहाँ तक शर्ट यहाँ तक रोल की है और आपको पेशेंट की काफ सूडो हाइपरट्रॉफी मिल गई है, आपका डायग्नोसिस वहीं बन जाएगा। आप पेशेंट को इंस्पेक्ट कर रहे हैं और पेशेंट को अबनॉर्मल कोरियक मूवमेंट नजर आई है आपको, आपका डायग्नोसिस वहीं बन गया। आप पेशेंट को इंस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको मिला है कि पेशेंट की फेशियल एक साइड की वीकनेस है और एक से लिम्ब उसका मूव नहीं कर रहा, आपका डायग्नोसिस वहीं बन गया कि पेशेंट को स्ट्रोक है। इस तरह आपने कोशिश करनी है कि आपने स्पॉट डायग्नोसिस बनाना है और स्पॉट डायग्नोसिस तभी बनेगा जब पेशेंट को आप टाइम देंगे। आप ये नहीं कि जाते हुए पेशेंट के ऊपर चढ़ जाएंगे। ये बहुत बुरी हैबिट होती है। सबसे पहले आपने पेशेंट से ये स्पॉट डायग्नोसिस की कोशिश करनी है, उसके बाद फिर आपने उसका मुआयना शुरू करना है और उसके डिफरेंट स्टेप्स को लेकर चलना है। हम फॉर्मली एग्जामिनेशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट स्टेप है हायर मेंटल फंक्शन चेक करना, कि अपने पेशेंट के हायर मेंटल फंक्शन चेक करने हैं। हमारे पास एक बच्चा है, तो हायर मेंटल फंक्शन कैसे चेक करते हैं? उसमें अंदर आपने देखना है कि पेशेंट क्या आपका कॉन्शियस है, क्या ये ओरिएंटेड है टाइम, प्लेस और पर्सन में। तो इसके लिए आपने क्वेश्चन क्या करना है? आपने पूछना है, बेटा आपका नाम क्या है? राइम। आप कहाँ से आए हो? उकाड़ा से। शाबाश। और अभी क्या टाइम, दिन है या रात है? ठीक है। पेशेंट हमारा जो है वो वेल ओरिएंटेड है टाइम, प्लेस एंड पर्सन में। ठीक है। इस तरह आप उसका जो है वो हायर मेंटल फंक्शन ग्रोथ से चेक सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा बच्चा हो तो फिर उसके अंदर आप उसकी मेमोरी भी चेक सकते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है। अगर बच्चा अपना नाम बता रहा है तो डेफिनेटली उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी अच्छी है उसकी, तो इस तरह से चेक हो जाती है। यहीं पे आपने बच्चे की स्पीच चेक करनी है। इसी बातों बातों में मैंने देख लिया कि पेशेंट मेरे से बातें करते हुए उसकी स्पीच कैसी है। स्पीच के इश्यूज क्या आ सकते हैं? स्पीच के 3 तरह के इशू आ सकते हैं। उसको एफेजिया हो सकता है, उसको डिस्फोनिया हो सकता है और डिसआर्सिया हो सकता है। एफेजिया क्या है कि पेशेंट बोल नहीं पा रहा। दैट कैन बी सेंसरी एफेजिया, मोटर एफेजिया और ग्लोबल एफेजिया। सेंसरी एफेजिया इज व्हेन द लियन इज एट द वर्निकीज एरिया। पेशेंट जो है उसको वो बोल नहीं पाता। उस केस में उसको हम कहते हैं नॉन फ्लुएंट एफेजिया। उसको पता होता है क्या बोलना है लेकिन वो बोल नहीं पाता, उसको हम कहते हैं नॉन फ्लुएंट एफेजिया। मोटर एफेजिया, ब्रोका एरिया पे डैमेज होता है, फ्रंटल लोब का लियन है और इसके अंदर जो है आपका फ्लुएंट एफेजिया होता है कि पेशेंट बोल ही जा रहा होता है लेकिन उसको पता नहीं है वो क्या बोल रहा होता है। और ग्लोबल एफेजिया में क्या होता है कि पेशेंट के दोनों सेंटर ये डैमेज होते हैं। एफेजिया पेशेंट को नहीं है। फिर दूसरा होता है स्कैनिंग या स्पीच, जिसको हम स्लरिंग स्पीच कहते हैं या डिसआर्सिया कहते हैं। उसके अंदर पेशेंट अड़ अड़ के बोलता है, जैसे कि अगर उसमें कहूंगा कि आर्टिलरी को बोलो तो बड़े आर्टिलरी बोलेगा ऐसे। इसको हम कहते हैं स्कैनिंग स्पीच और ये हमारी आती है सेरिबेलर लियन में।
स्पीच का तीसरा डिसऑर्डर है उसको हम कहते हैं डिस्फोनिया। डिस्फोनिया क्या होता है कि स्पीच साउंड प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं हो रही है, आपके अंदर हाइपर निज़ैलिटी आ रही है, आपके वोकल कॉर्ड पैरालाइज है, तो आपकी हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है। सपोज अगर आर्टिलरी को बोलेगा वो तो ऐसे बोलेगा आर्टिलरी, यानी कि उसके नाक से आवाज आएगी। सो ये डिफरेंट स्पीच के डिसऑर्डर है। सो ये चीजें आपने चेक करनी है, हायर मेंटल फंक्शन और स्पीच को। इसके बाद हम चेक करते हैं पेशेंट का गेट। सो गेट की एग्जामिनेशन के रूल्स क्या है? गेट की एग्जामिनेशन का रूल ये है कि पेशेंट जो है वो आपका फुली उसका एरिया एटलीस्ट थाई तक एक्सपोज होना चाहिए। उसके बाद पेशेंट का एक्सपोजर नहीं होगा तो आपका प्रॉपर गेट नहीं होगा। सेकंड ये है कि पेशेंट का जो है वो बेयर फुट होना चाहिए, उसके जूते आपने उतार देने हैं। थर्ड ये है कि आपने पेशेंट को पीछे से चेक करना है, उसको जो है ये नहीं कि सांस नहीं चलना, अनलेस पेशेंट बहुत ज्यादा टैक्सिक हो तो फिर आपने बीइंग प्रोटेक्टिव होते हुए सांस में चलना है, अदरवाइज आपने उसके पीछे से चलना है। सो गेट में आपने पेशेंट को कहना है कि चल के दिखाएं, चले बेटा जहाँ से उधर तक जाओ, उस लाइन तक जाओ, वापस आओ, शाबाश, वापस आओ, वापस आओ, ठीक है। तो गेट चेक करते हुए आपने देखना है उसके स्टेप्स क्या है, क्या उसके स्टेप्स वो हाई स्टेपिंग गेट तो नहीं है, या उसके जो है कोई इंटेलिजेंट गेट तो नहीं है। स्टेप्स आपने चेक करने हैं, फिर आपने देखना है उसकी आर्म स्विंग कैसी है। सो ये दोनों चीजें आपने गौर से देखनी। दोबारा चल के देखो बेटा, शाबाश। सो अगर ग्रॉसली आपका गेट यहाँ पे बिल्कुल आपको नॉर्मल लग रहा है तो मजीद मनूवर कराने की जरूरत नहीं होती, आपने उसका जो है नेक्स्ट स्टेप जल्दी चल के दिखाओ, नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करना है। अब मैं थोड़ा सा आपको ना गेट परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि कौन कौन से डिफरेंट गेट्स होते हैं और किस तरह आते हैं। सो अगर गेट्स की बात करें तो एक हमारा गेट होता है स्पास्टिक गेट, जिसके अंदर पेशेंट जो है उसका जो एक आर्म की स्विंग प्रॉपर नहीं होती और एक फुट उसका स्पास्टिक की वजह से वो ड्रैग करता है। सो पेशेंट कैसे मूव करेगा, टांग ऐसे लेके आएगा और हाथ ऐसे होगा उसका, ठीक है, ये हाथ ऐसे और टांग ऐसे लेके आएगा। सो ये हेमिस्पेलिजिक गेट है। सो एक साइड उसकी पैरालाइज होगी। अगेन मैं करके दिखाता हूँ। सो पेशेंट क्योंकि फुट के अंदर टोन ज्यादा होती है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ये फ्लेक्स नहीं हो पाता। सो ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे उठाएगा और हाथ भी इसका मूव नहीं करेगा, ये ऐसे करेगा और ये ऐसे करेगा, ठीक, ये ऐसे करेगा। सो ये हेमीप्लेजिक या हेमिस्पास्टिक गेट है। जो पेशेंट क्वाड्रिप्लेजिक सीपी के होते हैं उनके अंदर क्या गेट होता है, उनके अंदर चूंकि अडक्टर स्पैज्म होता है, इन मसल का टाइटनेस होती है, तो पेशेंट ऐसे चलते हैं, थोड़ा सा ऐसे चलते हैं, ठीक है, उनका सिजरिंग का एलिमेंट होता है और ऐसे चलते हैं। सो उनके अंदर अडक्टर स्पैज्म होता है तो वो क्राउच गेट उसको बोलते हैं, उसके साथ चलते हैं। जो बच्चे हमारे मायोपैथिक हैं तो डेफिनेटली उनके अंदर वेडलिंग होती है तो वो बेसिकली ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, और उनका जो है ना वो स्कोलियोसिस एक्सेसिव होता है तो पेट भी निकला होता है। सो ये टिपिकल गेट है, लर्च करते हैं और ऐसे चलते हैं, ये टिपिकल है। फिर जो हमारे बच्चे हाई स्टेपिंग गेट के होते हैं, हाई स्टेपिंग गेट बेसिकली हमारा न्यूरोपैथी में आता है, तो उसके अंदर फुट वो उठाते हैं और फिर ऐसे मारते हैं, ऐसे मारते हैं, फिर उठाते हैं और ऐसे मारते हैं, ठीक है। तो फुट उठा के चलते हैं, ऊपर उठा के ऐसे, दैट इज हाई स्टेपिंग गेट। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट हमारा गेट और है टैक्सिक गेट है। सो टैक्सिक गेट को हम ड्रंकन गेट कहते हैं या वाइड बेस गेट कहते हैं। तो उसके अंदर पेशेंट जो है वो आपके वेडलिंग गेट होगा, इस तरह गिरना शुरू कर देगा, इधर जाएगा। सो ये ड्रंकन या वेडलिंग गेट होता है। सो ये हमारे इंपॉर्टेंट गेट है। अब जब गेट में आपको चीज मिल जाती है तो फिर अपने अकॉर्डिंगली नजदीक जाना है। सपोज आपको टैक्सिक गेट मिल गया है तो आपने फिर उसकी टैंडम वॉक करानी है। पेशेंट कहना है कि एक लाइन पे चल के दिखाए, सो वो लाइन पे नहीं चल सकेगा। आपने उस पेशेंट के अंदर जिसको टैक्सी है रोम्बर्स करवाना है। रोम्बर्स में कैसे कराते हैं कि पेशेंट कहते हैं कि अपने फुट बिल्कुल मिलाए, फुट मिला ले बिल्कुल, और उसके बाद वो बाजू खोले और उसकी आंखें बंद कर ले, ठीक। और आपने उसके साथ खड़ा होकर उसको पकड़ने की कोशिश करनी है ताकि वो गिरे नहीं। तो उसके बाद अगर पेशेंट वो गिर जाता है, और नॉर्मली गेट नॉर्मल था लेकिन जब आपने उसकी आंखें बंद कराई तो वो गिरने लग गया, तो इसका मतलब उसको सेंसरी टैक्सी है। सो रोम्बर्ग गेट करवाते हैं। ये जब टैक्सी है तो आपने चीजें करवानी है, टैंडम वॉक और रोम्बर्ग टेस्ट। अगर पेशेंट में आपको लग रहा है पेशेंट के अंदर कोई हाई स्टेपिंग गेट है या फिर पेशेंट के अंदर जो है वो मायोपैथिक साइन आ रहे हैं, स्पास्टिक साइन आ रहे हैं, तो उस सूरत में आपने हील और टो वॉकिंग करानी है। आपने पेशेंट करना है कि अपने टो पे चले पहले, ठीक है, इस तरह, और फिर पेशेंट कहना है आपने अपनी आपकी जो है वो टोस पे चले और हील पे चले, ठीक है। सो कुछ केसेस में हमारी टो वॉकिंग होती है और कुछ केसेस में अंदर हमारी हील वॉकिंग इफेक्ट होती है। जो हमारे केसेस हैं न्यूरोपैथी के, जिनके अंदर न्यूरोपैथिंग होती है, उनके अंदर चूंकि फुट ड्रॉप होता है तो ये पेशेंट जो है वो टो पे वॉक नहीं कर सकते। तो अगर आप उनको कहें कि टो पे वॉकिंग करें तो वो नहीं वॉक कर पाएंगे। जबकि जो पेशेंट हमारे मायोपैथी के, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के होते हैं, या जो हमारे पेशेंट सीपी होते हैं, वो हील पे वॉक नहीं कर सकते। तो क्योंकि उनके जो मसल्स हैं, हमारे काफ मसल, उनका स्पैज्म होता है तो उनके अंदर हील वॉकिंग इफेक्ट होती है, हील पे नहीं चल पाते। तो डिफरेंट गेट के मैनूवर हैं जो आपको आने चाहिए। और गेट एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहें कि एक सिस्टम, एक एग्जामिनेशन ऐसा हो जिससे आपका सारा आप सेंसी सिस्टम या सीनियस एग्जामिनेशन कर सकें तो वो गेट है। गेट से आप पेशेंट को इतना अच्छा डायग्नोज कर सकते हैं उतना आप मोटर सिस्टम, सेंसी सिस्टम, सेरिब्रल सिस्टम, हायर मेंटल फंक्शन, स्पीच किसी चीज से असेस नहीं कर सकते। सो गेट इज की इन डायग्नोजिंग पेशेंट विद द सीएनएस डिजीज। अब हम नेक्स्ट स्टेप की मूव करेंगे जो कि है मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन। अस्सलाम वालेकुम। सो अब हम करते हैं मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन। तो मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन के अंदर अगेन पार्ट्स क्या हैं, आपने सबसे पहले इंस्पेक्ट करना है, फिर पल्पेट करना है, फिर अपने जो है इसकी जो टोन देखनी है, फिर हम इसके रिफ्लेक्सेस करेंगे, पावर करेंगे, और फिर हम रिफ्लेक्सेस करेंगे। तो ये पार्ट्स होते हैं मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन के। तो इसको हम लिम्ब वाइज डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम लोअर लिम्ब कर लेते हैं। सो लोअर लिम्ब, आप आगे आ जाएं।
लोअर लिम्ब का सबसे पहले हम लोअर लिम्ब कर लेते हैं। सो लोअर लिम्ब के अंदर जो फाइंडिंग है, हमेशा नर्वस सिस्टम एग्जामिनेशन के अंदर फाइंडिंग आपने कंपेयर करनी है, ठीक है। सो कंपेयर करें और आगे लेके चलें। सो लोअर लिम्ब में अगर ग्रॉसली आपने देखना है कि पेशेंट की जो दोनों साइड की है, एट्रोफी तो नहीं किसी साइड के ऊपर, दोनों साइडों का मसल बल्क इक्वल है या नहीं है। जो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन जैसे कि पोली हो गया या फिर न्यूरोपैथी हो गई, उसके अंदर हमारे लोअर मोटर न्यूरॉन मसल्स का बल्क लॉस होता है। अदरवाइज अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में, सीवीए में या सीपी पेशेंट के अंदर बल्क नॉर्मल रहता है। तो आपने पेशेंट का मसल का बल्क चेक किया, अगर आपको लगता है कि कोई एसिमेट्री है बल्क में, एक साइड का बल्क ज्यादा है एक साइड का कम है, तो उस सूरत में आपने मेजर करना है। मेजर के लिए क्या करना है, आपने कोई बोनी लैंडमार्क लेने हैं। लोअर लिम्ब में हम बोनी लैंडमार्क कौन से लेते हैं, हम लेते हैं मीडियल मैलुलस को। उससे ऊपर आपने देखना है कि कहाँ पे मसल मैच सबसे ज्यादा है, वहां पे उसको आपने सर्कमफेरेंस लेना है। दोनों साइडों पे फिर सेम डिस्टेंस पे आपने सर्कमफेरेंस लेना है और देखना है किस साइड का कम है किस साइड का ज्यादा है। अपर लिम्ब के लिए हम लेटरल मैलुलस ले लेते हैं, लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर ले लेते हैं, और फिर हम देखेंगे हैं थाई के ऊपर किस साइड पे सबसे ज्यादा मसल मैच है, और उस एरिया पे हम उसका सर्कमफेरेंस लेते हैं और दोनों साइड को कंपेयर करते हैं। जब हम अपर लिम्ब की बात करें तो अपर लिम्ब में हम लेटरल जो कंडाइल होता है ह्यूमरस का, वहां से लेके हम देख लेते हैं कि हमारी फोर आर्म के अंदर कहाँ पे मसल बल्क ज्यादा है, तो वहां पे हम उसका बल्क लेते हैं। और जो है आर्म के लिए हम देख लेते हैं ओलिकोरोनल प्रोसेस को। सो ओलिकोरोनल प्रोसेस से हम देखते हैं कि किस एरिया पे सबसे ज्यादा मसल बल्क है, सो वो हम लैंडमार्क ले लेते हैं और वहां से हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। इस तरह हमने मसल मैच देखना है। इंस्पेक्शन में आपने साथ में देखनी है कि मसल में ओब्वियस फेसिकुलेशन तो नहीं है। फेसिकुलेशन आर बेसिकली द लोअर साइन ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, दीज आर बेसिकली द वर्म लाइक मूवमेंट ऑफ द मसल्स दैट आर सीन बीनीथ द स्किन। सो उसके लिए हम आप देख सकते हैं, वैसे भी दे सकते हैं और फिर आप टॉर्च की मदद से मार के भी दे सकते हैं। सो इंस्पेक्शन के बाद आपने फिर इसकी टोन चेक करनी है। टोन क्या है, टोन इज बेसिकली द रेजिस्टेंस, पैसिव रेजिस्टेंस टू द पैसिव मूवमेंट ऑफ द मसल्स एट द जॉइंट्स, ठीक है। सो ये रेजिस्टेंस है अगेंस्ट द पैसिव मूवमेंट, ठीक है। तो टोन चेक करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लेग रोल फिनोमेना करना है। लेग रोल में क्या है कि आपने टांगे ऐसे हिलानी है। पेशेंट को आपने कमांड यही देनी है कि उसको आपने रिलैक्स करना है, क्योंकि जब पेशेंट रिलैक्स होगा तभी आपकी टोन चेक होती है। बेटा बिल्कुल टांगे ढीली छोड़ दो, ठीक है, कहीं पे दर्द तो नहीं हो रहा ना, चलो टांगे ढीली छोड़ दो, आपने टांगे ढीली ढीली छोड़ दो, ढीली छोड़ दो, बिल्कुल ढीली छोड़ दो। तो आपने लेग रोल करनी है, ये बिल्कुल इजीली रोल हो रही है, तो इसकी मतलब इसकी टोन नॉर्मल है। फिर आपने इक्वली हर जॉइंट के ऊपर टोन चेक करनी है। अपने लोअर लिम्ब की जॉइंट टोन चेक करनी है दोनों के ऊपर, ठीक है। फिर आपने नी के ऊपर फ्लेक्स एक्सटेंड करके चेक करनी है, बिल्कुल ढीली ढीली छोड़ दो, बिल्कुल ढीला छोड़ दो बेटा, शाबाश, ढीला छोड़ दो, ढीला छोड़ दो, ढीला छोड़ दो, ढीला छोड़ दो। फिर आपने इसके हिप जॉइंट को चेक कर लेना है। तो उसके अंदर सारी मूवमेंट्स आपने चेक करानी है और देखना है कि वो टोन उसकी कैसी है। तो सारी मूवमेंट्स आपने अकॉर्डिंगली उसके अंदर करानी है, ठीक है। टोन की कंडीशंस क्या होती हैं, टोन की कंडीशंस क्या होती हैं। तो टोन के अंदर आपकी टोन ज्यादा हो सकती है, इसको हम हाइपरटोनिया कहते हैं। हाइपरटोनिया क्यों होता है, हाइपरटोनिया हो सकता है आपकी स्पास्टिक की वजह से हो सकता है, रिजिडिटी की वजह से भी हाइपरटोनिया हो सकता है, और डिस्टोनिया की वजह से भी हाइपरटोनिया हो सकता है। सो स्पास्टिक क्या है, स्पास्टिक बेसिकली इज कॉर्टिकल लीजन, और टोन इनिशियली ज्यादा होती है। जैसे आप पेशेंट को कंट्रैक्ट कराते हैं तो सबसे पहले टोन ज्यादा होती है, फिर एकदम रिलीज होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्लैस्प नाइफ फिनोमेना। जबकि रिजिडिटी क्या होती है, रिजिडिटी बेसिकली इज लीजन एट द बेसल लेवल ऑफ बेसल गैंग्लिया। इसके अंदर जो आपकी टोन होती है वो थ्रू आउट द मूवमेंट आपकी ज्यादा होती है, ठीक है। इसको हम लेड पाइप रिजिडिटी कहते हैं। अगर लेड पाइप रिजिडिटी के अंदर अगर पेशेंट को ट्रेमर हो रहे हैं तो उसके अंदर चूंकि ट्रेमर की वजह से उसकी मूवमेंट ऐसी ऐसी आती है, तो उसको हम कहते हैं कि पेशेंट को जो है वो उसको हम कहते हैं जो है कॉग व्हील फिनोमेना कहते हैं, ठीक है। सो कॉग व्हील फिनोमेना, जैसा कॉग व्हील जो पुराने कुएं होते हैं उस तरह का व्हील का फिनोमेना बन जाता है। तो जब भी आप हाइपरटोनिया होगा तो आपने बताना है पेशेंट को कि क्या ये स्पास्टिसिटी है, क्या ये रिजिडिटी है, या क्या ये डिस्टोनिया है। डिस्टोनिया इज बेसिकली कंडीशन इन व्हिच देयर इज साइमल्टेनियस कंट्रैक्शन ऑफ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट मसल्स। उस वजह से आपकी टोन ज्यादा होती है और आपकी ट्विस्टिंग मूवमेंट होती है, अबनॉर्मल ट्विस्टिंग मूवमेंट होती है। टोन चेक करने के बाद फिर आपने इसके रिफ्लेक्सेस चेक करने हैं। तो रिफ्लेक्सेस के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पेशेंट की पोजीशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। फिर आपने स्ट्राइक कहाँ पे करनी है, तो स्ट्राइक आपने टेंडन पे करनी है, अपने बेली मसल बेली पे टेंडन स्ट्राइक नहीं करनी है, टेंडन पे स्ट्राइक करनी है। सबसे पहले पोजीशन बनानी है आपने, फिर स्ट्राइक करनी है टेंडन के ऊपर। फिर आपने कंट्रैक्शन देखनी है मसल की, जरूरी नहीं कि पेशेंट का मसल पूरा लिम्ब मूव करे, अपने मसल की कंट्रैक्शन देखनी है। अगर वो पॉजिटिव है तो पेशेंट का रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं। अगर हम एंकल फ्लेक्स की बात करें तो उसकी पोजीशन हमारी क्या होगी कि पेशेंट की हिप फ्लेक्स होगी, नी फ्लेक्स होगा और एंकल फ्लेक्स होगा, ठीक है। दोनों साइड पे पोजीशन आप बना लें। थोड़ा सा आपने जो है ना इसके जो है पेशेंट के जो है ये जो फुट है उसको डोर्सिफ्लेक्स करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना और बहुत ज्यादा प्रेस भी नहीं करना, हल्का सा फ्लेक्स करना है ताकि मसल जो कंट्रैक्ट हो जाए। तो उसको इसको ऐसे हाथ रखना है आपने और राइट साइड से आपने मसल के ऊपर स्ट्राइक करना है। सो आपका रिफ्लेक्स आ रहा है, देखें दोबारा, ये देखें आपका मसल रिफ्लेक्स आ रहा है। इस तरह आपने यहाँ पे करना है, इसको स्ट्राइक करना है इस तरह और हल्का सा स्ट्राइक करना है आपने, ठीक है। ये देखें आपका मसल रिफ्लेक्स आ रहा है। सो आइडियल मेथड ये होता है कि आपने हैमर को यहाँ से पकड़ना है, टिप से पकड़ना है। बहुत आइडियल मेथड ये है कि आपका हैमर जो एंटी ग्रेविटी गिरे, मतलब आपके यहाँ से ऐसे गिराए, ग्रेविटी के थ्रू गिरना चाहिए। एग्जाम में थोड़ा सा स्ट्रेस में होल होता है, ऐसा नहीं हो पाता, तो आप बेसिकली पकड़े यहाँ से, लेकिन हल्का सा स्ट्राइक करें, उसको ऐसे करें, तो आपका रिफ्लेक्स इजीली एलिसिट हो जाता है। नी के लिए बेशक आप दोनों उसके नी को सपोर्ट करें, फिर ढीले छोड़ दो, बिल्कुल ढीले छोड़ दो, ऐसे, शाबाश। और हल्का सा आपने यहाँ पे इसको स्ट्राइक करना है, ये आपका रिफ्लेक्स आ गया, ये आपने स्ट्राइक करना है, ये आपका रिफ्लेक्स आ गया। तो इस तरह आपके डीप के आपने रिफ्लेक्स चेक करने हैं।
इसके बाद आपने चेक करना है पेशेंट का प्लांटर्स। सो प्लांटर्स के लिए हम पेशेंट को जो है ये प्लांटर्स चेक करना बेसिकली एक नोसिसेप्टिव फिनोमेना है, जिसके अंदर पेशेंट को जो है वो पेन होना चाहिए। तो इसके लिए हम आइडली जो है वो हमारे पास की होनी चाहिए। मेरे पास की नहीं, तो मैं इसको जो हैमर की बैक साइड है उससे चेक कर रहा हूँ। सो आपने शुरू यहाँ से करना है लेटरल साइड ऑफ सोल पे, और यहाँ से लिटिल फिंगर तक जाना है और फिर मिडिल आना है। जिस पॉइंट पे आपका जो है प्लांटर रिफ्लेक्स आ जाता है तो आपने वहीं पे रुक जाना है, मजीद आगे नहीं जाना। रिफ्लेक्स किस तरह से हो सकते हैं? तो रिफ्लेक्स हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा नॉर्मल डाउन गोइंग फिनोमेना, या फिर अप गोइंग फिनोमेना, या फिर म्यूट, या फिर होता है हमारा विथड्रॉ फिनोमेना। सो नॉर्मल फिनोमेना क्या होता है कि नॉर्मल में जब आप यहाँ स्ट्राइक करते हैं पेशेंट को, तो ये नीचे मूव किया है टाउन ने, ठीक है। सो जैसे आप स्ट्राइक करते हैं यहाँ से नीचे ऊपर जाते हैं तो प्लांटर नीचे जाते हैं। सो ये नॉर्मल फिनोमेना है, जिसके अंदर प्लांटर फुट आपका टू बिग टो नीचे जाता है और आपके जो फिंगर्स हैं ये एडक्ट हो जाते हैं। ये नॉर्मल फिनोमेना है। अब नॉर्मल क्या होता है कि जैसे ही आप यहाँ से जाते हैं ऊपर, तो आपका फुट जो है बिग टो ऊपर जाता है और ये अबडक्ट हो जाते हैं, फैन आउट हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड मैंने बताया था कि म्यूट, जब आपकी यहाँ की सेंसेशन इफेक्ट होंगी, जब L4 S5 S1 की सेंसेशन इफेक्ट होंगी, तो आपका प्लांटर म्यूट हो जाएंगे। एक और कंडीशन होती है जो कि विथड्रॉल होती है, जो बहुत अगर पेशेंट एंक्शियस हो, तो जैसे ही आप टच करेंगे पेशेंट को, तो पेशेंट जो है पूरा फुट पीछे कर लेगा, उसकी फ्लेक्शन होगी हिप पे और नी पे जॉइंट पे, जिसको हम विथड्रॉल कहते हैं, और ये एंक्शियस पेशेंट के अंदर होता है। सो इस पेशेंट का मैं दोबारा कर ला के देता हूँ। जैसे आप टच करेंगे, ये प्लांटर नीचे हो गया, तो उस पे आगे आपने नहीं जाना, वहीं पे आपने रुक जाना है। जिस एरिया पे आपका रिफ्लेक्स आ गया उससे आगे आपने मूव नहीं करना। तो इस तरह हम इसके प्लांटर चेक कर लेते हैं, बायलेटर। इसके बाद ऊपर आते हैं तो हम देखते हैं पेशेंट का ब्लैडर, क्या ब्लैडर पेल्पेबल तो नहीं है। तो ग्रॉसली आपने देख लेना है ब्लैडर को पेल्पेबल तो नहीं है। मोस्टली हमारे जो केसेस हैं AFB के, उनके अंदर ब्लैडर पेल्पेबल होता है, तो आपने यहीं पे इसको चेक कर लेना है, ब्लैडर पेल्पेबल नहीं है। फिर आपने इसे यहाँ पे एब्डोमिनल फ्लेक्स कर लेने हैं। तो इसके लिए मेथड ये होता है कि आपने फ्लैंक से शुरू होना है और ज़िविस तक जाना है, और दूसरी साइड पे प्यूबिक सिम्फनी की तरफ जाना है, और दोनों साइड में बाहर से अंदर की तरफ जाना है। तो इसको हम ऐसे करते हैं, ये देखें आपकी अम्बलाइकस कंट्रैक्ट करेगी और उस साइड मूव करेगी। ये देखें आप, ये कंट्रैक्टर उधर जा रही है, ये कंट्रैक्टर के उधर जा रही है, ये कंट्रैक्टर इधर जा रही है, एक मिनट, ये कंट्रैक्टर इधर आ रही है। सो जिस साइड पे आप करेंगे वहीं पे कंट्रैक्ट होगी। तो इसके लिए मेथड है कि रैपिडली करना है, इधर से इधर और इधर से इधर, ठीक है, इधर और इधर। सो इधर से इधर और फिर इधर और इधर, और रैपिडली करना है आपने, ठीक है। अब इसके बाद हम अपर लिम कर लेते हैं। तो अपर लिम में अगेन स्टेप्स वही हैं। आपने सबसे पहले इसको इंस्पेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने उसकी टोन चेक करनी है। सो टोन आपने चेक कर ली जल्दी जल्दी से इसकी, शाबाश, ऐसे ऐसे करो और कंपेयर करते जाना है आपने, ठीक है, ठीक है, शाबाश, ठीक है। टोन के बाद फिर आपने चेक करेंगे इसकी पावर। पावर के लिए आपने ग्रॉसली, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमने पावर प्रॉक्सिमल की डिस्टल की अलग चेक करनी है, सिर्फ डिस्टल कर लें तो काफी है। तो पावर हमेशा आपने प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों की अलग अलग चेक करनी है। रीजन क्या होता है कि हमारे काफी डिफरेंशियल्स के अंदर, जिनमें अंदर मायोपैथी है, न्यूरोपैथी है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल का हमें फर्क दिखना होता है कि प्रॉक्सिमल इफेक्टेड या डिस्टल है। सपोज अगर मायोपैथी है तो डेफिनेटली उस केस में आपकी प्रॉक्सिमल मसल ज्यादा इफेक्ट होंगे एज कम्पेयर टू डिस्टल की। अगर न्यूरोपैथी है तो डिस्टल इफेक्ट होंगे एज कम्पेयर टू प्रॉक्सिमल के। सो हर केस में आपने प्रॉक्सिमल डिस्टल जरूर करनी है। तो इसके लिए आपने पेशेंट कहना है मेरा इसको पकड़ना है, उंगली पकड़ी, पकड़ो, खींचो अपनी तरफ, खींचो, शाबाश। सो इस तरह आपने हाथ की पावर चेक कर ली। बेटा ऐसे आप अंदर करो, जोर लगाओ, अंदर की जोर को, शाबाश। बाहर की तरफ जोर लगाओ, बाहर की तरफ जोर लगाओ, शाबाश। बाहर खींच, बाहर तरफ ऐसे करो, ठीक, अंदर करो, अंदर की तरफ करो, ठीक है। तो इस तरह आपने इसकी पावर चेक कर ली। अब रिफ्लेक्सेस करने हमने, तो रिफ्लेक्सेस के लिए जो है हमारा जो है जो रिफ्लेक्सेस, अपर लिम्ब के रिफ्लेक्सेस करना एक मुश्किल काम होता है। सो इसको आपने ध्यान से करना है। तो इसकी पोजीशन मैं बताता हूँ, अगर नहीं भी आते लेकिन पोजीशन आपने इसकी प्रॉपर बनानी है। सो अगर हम फोर आर्म ब्रेकियोडियलिस का रिफ्लेक्स से करना है आपने, तो उसके लिए आपकी जो हैंड है वो प्रोनेटेड पोजीशन में होना चाहिए। थोड़ा फोकस करें आगे, प्रोनेटेड पोजीशन में होना चाहिए, और जो आपका हैंड है रिस्ट की थोड़ा फ्लेक्स होना चाहिए। सो मिड प्रोनेटेड पोजीशन में और हैंड फ्लेक्स होना चाहिए आपका, ठीक है। इस तरह फिर आपने स्ट्राइक करना है, इससे ऊपर यहाँ पे करना है स्ट्राइक, ठीक है। तो आपका रिफ्लेक्स क्या होगा, यहाँ पे कंट्रैक्शन आएगी आपकी जो है। इस साइड पे भी आपने इसको सेम फोर आर्म सेमी प्रोनेट पोजीशन में होगा और हैंड थोड़ा सा फ्लेक्स होगा आपका, ठीक है। इसको ऊपर कर दे, थोड़ा सा उधर कर लो, इस तरह करके आपने इस पर स्ट्राइक करना है, ठीक, ये रिफ्लेक्स आएगा, ठीक। आपने इसके बाद बाइसेप के रिफ्लेक्स करने हैं। बाइसेप के लिए भी आपका जो है वो एल्बो फ्लेक्स होनी चाहिए और हैंड मिड प्रोन पोजीशन में होना चाहिए। आपने यहाँ पे फिंगर रखनी है आपने, और उसके ऊपर स्ट्राइक करना है, ठीक है। ये रिफ्लेक्स आया इसका, ठीक है। इस साइड के लिए आपने यहाँ पे थंब रख लिया, तो ये रिफ्लेक्स आपका आ गया, ठीक है। और ट्राइसेप के लिए आपने पेशेंट का हैंड यहाँ पे रखना है और ये हैंड यहाँ पे रखना है, और इसके लिए आपने ये एक्सपोज करना है बेली को, और यहाँ पे आपने स्ट्राइक करनी है, ये आपका रिफ्लेक्स आ जाता है इस तरह। यहाँ पे भी आपने बैक पे स्ट्राइक करनी है। लोअर लिम्ब की मैं पावर करना भूल गया था, सो एग्जाम में आपने भी नहीं बोलना। तो उसके लिए अगेन मैं चीजें स्टेप्स में बता देता हूँ। नीचे पाँव धक्का, नीचे दो, नीचे धक्का दो, ठीक है, धक्का दो, नीचे दो, ऊपर करो, ऊपर धक्का दो, नीचे धक्का दो, पाँव को ऊपर करो, ठीक है। बाहर धक्का दो, बाहर धक्का दो, बाहर, ठीक है। अंदर की तरफ करो, टांग अंदर की तरफ करो, टांग अपनी तरफ खींचो, अपनी तरफ खींचो बेटा, अपनी तरफ खींचो, अपनी तरफ, शाबाश। ऐसे इस टांग को बाहर की तरफ धक्का दो, बाहर की तरफ धक्का दो, शाबाश। अंदर की तरफ करो, अंदर की तरफ करो, शाबाश। टांगे बाहर की तरफ खोलो, ऐसे बाहर की तरफ खोलो, ऐसे टांगे जोर लगाओ, शाबाश। अंदर की तरफ खोलो,
शाबाश। तो इस तरह आपने, अगर आपके एग्जामिनेशन में कुछ स्टेप मिस हो जाता है तो आप उसको साथ साथ कर लें, तो एग्जामिनर इसको माइंड नहीं करता। तो इस तरह हमारा जो है ये मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे पेशेंट के साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन, कि कौन से होते हैं और उनको कैसे चेक करना है। सो हमारे जो इंपॉर्टेंट साइंस है उसके अंदर कर्निंग साइन है, ब्रोजिंस्की साइन है और नेक रिजिडिटी है। सबसे पहले हम चेक करना है पेशेंट की नेक रिजिडिटी। तो आपने उसके लिए पेशेंट की नेक को साइड बाय साइड मूव कर लेना है, ठीक है, ऐसे मूव कर लेना है और उसको फ्लेक्स, उसके बाद आपने इसको करना है फ्लेक्स, ठीक है बेटा। इधर टांग अपने नाक इधर लगानी है, ऐसे करना पूरा पूरा इधर लगाओ अपने, ऐसे चेक करना। तो इसमें अगर तो पेशेंट को पेन होगा तो डेफिनेटली आपको नजर आ जाएगा। दूसरा, आपका अगर पेशेंट ब्रूसली साइन में क्या होता है कि पेशेंट जब आप ये करते हैं तो एक तो आपकी नेक रिजिडिटी होती है, दूसरा आपके जो है ना वो नी फ्लेक्स हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। सो ये करते हुए आपने एक तो पेशेंट की फेशियल ग्रिमिस को चेक करना है और दूसरा आपने नी की फ्लेक्शन को चेक करना है। उसके बाद हम करते हैं कर्निंग साइन। कर्निंग साइन में हम क्या करना है, पेशेंट की जो लेग है इसको हिप जॉइंट पे फ्लेक्स करना है 90 के ऊपर, और नी जॉइंट पे भी 90 के ऊपर फ्लेक्स करना है। उसके बाद आपने इसको 30 डिग्री तक ऊपर उठाना है, इतना इससे ज्यादा ऊपर नहीं उठाना, आपने 30 डिग्री ऊपर करना है। इसमें देखना क्या है कि पेशेंट को एक तो यहाँ पे पेन होगा सारे एरिया में, दूसरा पेशेंट की पल्ली जो दूसरी साइड टांग है वो भी ऊपर उठ सकती है, तो आपने थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेना है। तो इस तरह आपका जो है वो कर्निंग साइन चेक हो जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट साइंस से मेनिंजियल इरिटेशन के। सो अब इसके बाद नेक्स्ट हम स्टेप में जाएंगे, सेरेब्रल साइंस को हम चेक करेंगे, क्रेनियल नर्व्स को चेक करेंगे और हम सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन चेक करेंगे। तो सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन के अंदर आपने देखना है कि आप कौन सी सेंसेशन चेक कर रहे हैं। तो हमारी सेंसेशन दो तरह की होती हैं, एक हमारी सेंसेशन होती है कॉर्टिकल सेंसेशन और एक हमारी सेंसेशन होती है प्राइमरी सेंसेशन। कॉर्टिकल सेंसेशन क्या होती है? कॉर्टिकल सेंसेशन ऐसी सेंसेशन होती है जिसका लिंक हमारा कॉर्टेक्स साथ होता है। तो जब स्ट्रोक, कॉर्टिकल स्ट्रोक होगा तो ये सेंसेशन लास्ट होती है। कॉर्टिकल सेंसेशन हमारी तीन सेंसेशन है, जिसके अंदर हमारी है स्टीरियोग्नोसिस, ग्राफिस्थीसिया एंड टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। अब ये कैसे हैं और इनको कैसे परफॉर्म करना है ये बताता हूँ। ये चीज टिपिकली हम लॉन्ग केस के अंदर परफॉर्म करते हैं। स्टीरियोग्नोसिस ये है कि आपने पेशेंट के किसी जगह पे ना कोई चीज पकड़ानी है और उसकी आंख बंद करनी है, जो चीज जिसके साथ वो पेशेंट फेमिलियर भी हो, और हमें पूछना है बेटा ये क्या चीज है। तो अगर पेशेंट वो पिक कर लेता है उसको सिर्फ हाथ की टेक्सचर से, तो उसकी पॉजिटिव है। बेटा आंखें बंद करो, शाबाश, हाथ हाथ खोलो, ये क्या चीज है? शाबाश। तो इसके अंदर जो है ये आपकी जो स्टीरियोग्नोसिस से पॉजिटिव है। बेटा आपको 1 2 3 आती है, लिखना आती है? 1 2 3 लिखना आती है? ठीक है, आप आंखें बंद करो, मैं आपके हाथ के ऊपर ना कुछ लिखूंगा ऐसे, तो हमें बताना है मैं क्या लिखा है, ठीक है। तो ग्राफिस्थीसिया के लिए हम इसको पेशेंट कमांड देंगे, मैं क्या लिखा है, क्या लिखा है मैंने? शाबाश। सो इसने पेशेंट ने पिक कर लिया, ठीक है। तो स्टीरियोग्नोसिस पॉजिटिव थी, ग्राफिस्थीसिया पॉजिटिव था। थर्ड होता है हमारा 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। तो इसके लिए हम पेशेंट के यूजुअली आपको प्रकार लेनी पड़ेगी। अब देखना पड़ेगा कि पेशेंट के 2 पॉइंट्स कितना डिस्टेंस कम है जिसके ऊपर पेशेंट 2 स्टिमुलाई को एज ए 2 स्टिमुलाई परसीव करता है। सो हैंड के ऊपर हमारी सेंसेशन बहुत अच्छी होती है, तो इसके लिए जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 2 मिलीमीटर का है और मैक्सिमम 5 मिलीमीटर तक का है, जिसके ऊपर पेशेंट को 2 सेंसेशन 2 ही फील होनी चाहिए। स्पाइन बैक के ऊपर ये डिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाता है क्योंकि वहां पे सेंसिटिव फाइबर कम होते हैं, तो इसको भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम आते हैं प्राइमरी सेंसेशन की तरफ। तो हमारी प्राइमरी सेंसेशन के अंदर जो सेंसेशन है उसके अंदर टच है, प्रेशर है, पेन है, वाइब्रेशन है और प्रोप्रियोसेप्शंस हैं। सो इनको हम परफॉर्म करते हैं। बेसिकली अगर हम देखें सेंसेशन की एनाटॉमी को, तो हमारी सेंसेशन की एनाटॉमी है, कुछ हमारी सेंसेशन होती है डोर्सल कॉलम के अंदर और कुछ हमारी सेंसेशन होती है स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट के अंदर। जो हमारी सेंसेशन डोर्सल कॉलम के अंदर है उसके अंदर हमारी जो सेंसेशन इंपॉर्टेंट है उसमें अंदर वाइब्रेशन है और प्रोप्रियोसेप्शन है और फाइन टच है। अब इनको आप चेक कैसे करना है? वाइब्रेशन के लिए आपने क्या करना है, आपने एक ट्यूनिंग फोर्क लेना है। आइडली वो 128 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फोर्क होना चाहिए। आप उसको जो है वो मारेंगे उसको, और सबसे पहले आप पेशेंट के किसी ऐसे बोनी प्रोमिस पे चेक करेंगे जहां पे जैसे कि उसके माथे के ऊपर या चेस्ट के स्टर्नम के ऊपर लगाएंगे और देखेंगे कि भाई आपको फीलिंग आ रही है वाइब्रेशन की। अगर उसको कहता है मुझे फीलिंग आ रही है, तो आपने पेशेंट के फिर वो जाके ना नीचे बोनी प्रोमिस पे चेक करना है कि क्या पेशेंट को इक्वली फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर पेशेंट के डोर्सल कॉलम में डिफेक्ट होगा तो उसको वाइब्रेशन नहीं आएगी। तो आपने ट्यूनिंग फोर्क लिया, उसको वाइब्रेट किया, पेशेंट के फोरहेड पे रखा या मैंडिबुलर स्टर्नम पे रखा और देखा कि पेशेंट को फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर उसको आ रही है तो फिर आपने करना है कि जैसी फीलिंग आपको वहां पे आ रही है, जब वो नीचे आएंगी तो आप बताना है। तो उसके लिए आप एरियाज कौन से लेते हैं? आप उसके लिए डोर्सल पार्ट और डिस्टल फेलिक ले सकते हैं, आप उसके लिए इसको मीडियल मेलोस ले सकते हैं, आप उसके लिए उसको जो है वो टिबियल ट्यूबरोसी ले सकते हैं, अपर लिम्ब में आप उसके लिए जो है रेडियस हेड ले सकते हैं, फिर ओलिकोरन प्रोसेस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे बोनी प्रोमिस के ऊपर आपने ये सेंसेशंस चेक करनी है, ठीक है। प्रोप्रियोसेप्शन क्या होता है? तो प्रोप्रियोसेप्शन के लिए आपने क्या करना है कि जो है पेशेंट को बताना है कि पहले उसको गाइड करना है कि प्रोप्रियोसेप्शन होती क्या है। बेटा आप ये देखो, आपका अंगूठा जो है ये ऊपर तरफ जा रहा है, ठीक है, ये नीचे है, समझ आई बात? ये अंगूठा ऊपर है, आपका नीचे है। अब आपने आंखें बंद कर लेनी है और जो बताऊंगा आपको बताना है कि अंगूठा आपका ऊपर है या नीचे है, ठीक है। आंखें बंद करो, आपने ऐसे मूव करना है पहले और फिर आपने ऐसे मूव करना है, फिर बताना है ऊपर है नीचे है। शाबाश। ये आपका नीचे है ऊपर है? शाबाश। तो इस तरह पेशेंट की जो है ना ये प्रोप्रियोसेप्शन यानी उसकी जॉइंट मूवमेंट की पोजीशन पॉजिटिव है, ये फंक्शन है डोर्सल कॉलम का। अब लेटरल कॉलम के अंदर फिर 2 कॉलम है, इंटीरियर और लेटरल कॉलम, ठीक है। जो स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक है वो 2 तरह के होते हैं, लेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक और इंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक। जो हमारे लेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक है वो उनका फंक्शन होता है टेम्परेचर का और पेन का, ठीक है।
टेम्परेचर और पेन का। टेम्परेचर के लिए तो आपको डेफिनेटली टेस्ट ट्यूब चाहिए जिसके अंदर आपको हॉट और वार्म वाटर चाहिए, तो एग्जाम में थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता। पेन के लिए जो है आप उसके लिए टूथपिक यूज कर सकते हैं, सो टूथपिक थोड़ा सा पॉइंटेड एज होता है, तो उससे आप पेन चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी सेंसेशन आती है जो इंटीरियर जो स्पाइन थैलेमेटिक में इंटीरियर कॉलम है उसके अंदर हमारी आती है फाइन टच और प्रेशर सेंसेशन। फाइन टच कैसे चेक करनी है? फाइन टच के लिए आप एक पेपर ले लें, बेशक पेपर को रोल बना के उससे टच करें, या फिर आप कॉटन की जो है एक कॉटन विस्प लेके उससे टच करें। अब टच सेंसेशन करनी कैसे है? तो टच सेंसेशन हमेशा आपने जो है डर्माटोमली करनी है। डर्माटोम आपको याद होने चाहिए। अगर मैं आपको अपर लिम्ब करूं तो ये हमारे मिडल थ्री फिंगर के C7 होता है, इधर से C8 होता है, फिर T1 और फिर T2 होता है। लेफ्ट साइड पे मेरा C6 होता है, फिर C5 होता है और C4 यहाँ तक आ जाता है। निपल पे मेरा T4 है, स्टर्नम पे मेरा T8 है, अम्बलाइकस पे मेरा T10 है, ग्राइन पे मेरा T12 है, और फिर नीचे हमारा L2, L1, L2, L3 और फुट पर जाके S1 आ जाता है, और लेग की बैक पे S3, S4 आ जाते हैं। तो इस तरह आपने डर्माटोमली चेक करनी सेंसेशन आपने। ट्रांसवर्स मोलाइटिस में अगर आपके फुट की सेंसेशन आ रही है तो लेस लाइकली है कि सेंसरी लेवल आपका हो आगे जाके हो। सो ट्रांसवर्स मोलाइटिस के केस के अंदर जब आप सेंसरी लेवल तलाश कर रहे हैं तो अगर आपके फुट के सेंसेशन नहीं आ रही तो इसका मतलब है आपका सेंसरी लेवल नहीं है। आइडली अगर लॉन्ग केस में सेंसेशन चेक कर रहे हैं तो आप फिर सारी चेक कर लें। आइसोलेटेड डर्माटोम की इन्वॉल्वमेंट तब होती है जब आपको कोई आपकी जो रेडिकुलोपैथी होती है, सपोज अगर T8 के वर्टेब्रा के ऊपर एक डिस्क कोलैप्स है तो वो फिर T8 के लेवल पे पैथोलॉजी आएगी, तो वहां मसला हो गया। अदरवाइज अगर जब होल कॉर्ड का लीजन होता है जैसा कि ट्रांसवर्स मोलाइटिस में होता है तो उस सूरत में आपका लीजन जो है वो सेंसेशन लॉस नीचे से शुरू होता है ऊपर जाता है। उसमें ये नहीं होता कि नीचे सेंसेशन नॉर्मल है और ऊपर आपका एक डर्माटोम मिसिंग है। सो फाइन सेंसेशन चेक करने के लिए आपने क्या करना है, आपको मेथड बता देता हूं मैं। बेटा बात सुनो, ये आपको महसूस हो रहा है? कुछ हो रहा है ना? ठीक है। अब आपने आंखें बंद करनी है, नीचे मैं आपको लगाऊंगा एक साइड पे, आपने बताना है किस साइड पे लगा है, उस साइड की उंगली आपने ऊपर उठानी है, ठीक है। आपको कहां पे लगा है? शाबाश, आंखें बंद करो बेटा, आंखें बंद करो। अब कहां लगा है? ठीक है। अब कहां लगा है? पेशेंट के फेस पे आना चाहिए। अब कहां लगा है? ठीक है, तो पीछे इधर। अब कहां लगा है? अब कहां लगा है? शाबाश। अब कहां लगा है? अब कहां लगा है? शाबाश। तो इस तरह पेशेंट को आपने कोऑर्डिनेट करवाना है और उस तरह वो आपको बताएगा कि सेंसेशन कैसे आ रही है, तो आप कह सकते हैं पेशेंट की ये सेंसेशन नॉर्मल है। तो इस तरह आपका सेंस सिस्टम एग्जामिनेशन चेक हो जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे टू द क्रेनियल एग्जामिनेशन एंड सेरेब्रल साइंस। सो अब हम करते हैं पेशेंट की क्रेनियल नर्व चेक करना। आपको पता है क्रेनियल नर्व्स हमारी 12 होती हैं। सो एग्जाम में प्रैक्टिकली हम 3, 4, 6, 7 और 12, 11, 12 और 7 चेक कर रहे होते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा मैं डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा कि हर नर्व के क्या फंक्शन होते हैं और कैसे चेक करना है। सबसे पहले हमारी नर्व होती है ओल्फैक्टरी नर्व। प्रैक्टिकली अगर ओल्फैक्टरी नर्व को लॉन्ग केस में आपने चेक करना है तो हम चेक करते हैं क्रेब्रियम फोसा के फ्रैक्चर की फोर्स में, या इंटीरियर जो है हमारा इंटीरियर फ्रंटल जो लोब का ट्यूमर है उसमें। उसके लिए करना क्या है, आपने सबसे पहले आपने देखना है कि पेशेंट की जो नोस्ट्रल्स दोनों वो एनाटॉमिकली नॉर्मल होने चाहिए, दोनों पेटेंट होने चाहिए। फिर आपने कोई स्मेल ऐसी लेनी है जो कि पेशेंट से फेमिलियर हो, जिस स्मेल को पेशेंट ने सूंघा हुआ हो और उसको पता हो। सपोज अगर पेशेंट को पता है परफ्यूम की स्मेल कैसी होती है, सोप की स्मेल कैसी होती है, तो आपने स्मेल ऐसी लेनी है जो कि पेशेंट से फेमिलियर हो। फिर आपने एट ए टाइम एक नोस्ट्रल चेक करना है, आपने एक नोस्ट्रल बंद करना है, पेशेंट की आंखें बंद करानी है और बताना है पेशेंट को कोई स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही। दूसरा नोस्ट्रल चेक करना है, आपने पेशेंट को बताना है आपको कोई स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही। तो नोस्ट्रल एक बंद करना है, आंखें उसकी बंद होनी चाहिए, और एक नोस्ट्रल से एट ए टाइम एक दफा चेक करना है, ठीक है। इस तरह आप सेंसेशन चेक कर सकते हैं। दूसरी नर्व हमारी आती है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के हमारे 4 पार्ट्स होते हैं। अपने विजुअल एक्यूटी चेक करनी है, कलर विजन चेक करनी है, फंडोस्कोपी करनी है और पेरीमेट्री करनी है। प्रैक्टिकली इसको करना बड़ा मुश्किल होता है। आपको इसकी पेरीमेट्री के लिए कन्फर्टेशन मेथड की चाहिए, विजुअल एक्यूटी के लिए आपको सेलन चार्ट चाहिए, इस तरह कलर विजन के लिए आपके पास इशारा चार्ट होना चाहिए, और फंडोस्कोपी के लिए डेफिनेटली आपको फंडोस्कोपी करनी पड़ती है। सो ऐसा केस टिपिकली अब तब आपके पास आएगा जब पेशेंट कोई ऑप्टिक न्यूराइटिस का केस होगा। सो उस केस में डेफिनेटली आप फंस जाएंगे और आपको सारी चीजें करनी पड़ेंगी। सो ग्रॉसली ऐसे पेशेंट के अंदर विजन इफेक्टेड होती है तो वो पेशेंट या तो फिंगर काउंटिंग तक होता है या फिर लाइट परसेप्शन तक होता है। तो ग्रॉसली आप कह सकते हैं पेशेंट को आप पढ़ा सकते हैं कि अपने पेपर पे ये क्या लिखा हुआ है। अगर वो पढ़ लेता है तो आप कहते हैं कि ग्रॉसली विजन नॉर्मल है लेकिन फॉर्मल टेस्टिंग में करवाना चाहता हूं। अगर पेशेंट की विजन वहां पर नहीं है तो आपने कहना है बेटा कितनी उंगलियां ये, एक आंख से चेक करना है कितनी उंगलियां ये 1 मीटर के ऊपर, कितनी उंगलियां हैं? ठीक है, ये कितनी उंगलियां हैं? ठीक है। अगर ये भी नहीं होगा पेशेंट का तो आपने कहना है ये हैंड मूवमेंट है कि नहीं। तो हर आई के अंदर आपने सेपरेट चेक करना है, पहले फिंगर काउंटिंग, अगर वो भी नहीं तो फिर हैंड मूवमेंट, अगर वो भी नहीं तो फिर आपने लाइट मार्क चेक करना है क्या उसकी लाइट परसेप्शन है कि नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपने विजुअल एक्यूटी पेशेंट बतानी है क्या वो रीड नॉर्मल कर रहा है, क्या उसकी फिंगर काउंटिंग है, क्या उसकी हैंड मूवमेंट को डिटेक्ट कर रहा है, क्या उसके अंदर लाइट परसेप्शन है। तो अकॉर्डिंगली आपने पेशेंट को देख लेना है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके जो लाइट रिफ्लेक्स और डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स आपने यहाँ पे कर लेना है, और कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स आपने यहीं पे चेक कर लेना है पेशेंट का। सो दैट आर पार्ट ऑफ, उसमें जो है आपका इनपुट ऑप्टिक नर्व से जा रहा होता है और आउटपुट आपका थर्ड नर्व से आ रहा होता है, ठीक है। सो ये दोनों नर्व की कॉम्बिनेशन से आपका लाइट रिफ्लेक्स आता है। 3, 4, 6 इकट्ठी नर्व चेक होती हैं, तीनों नर्व मोटर नर्व है। तो इसके लिए आपने एच बनाना है। पेशेंट को कहना है आप बेटा सीधा मेरी उंगली सीधा आपने सहारा नहीं लाना, आपने एक हैंड से पेशेंट की मूवमेंट करानी है फिंगर से और दूसरे हैंड से आपने सर पे हाथ रख के उसको स्टेबलाइज करना है। बेटा उंगली तरफ देखना है, मेरी उंगली तरफ देखना है आपने, शाबाश, जहां जा रहा है उधर देखते रहना है आपने।
ठीक है, उसका हेड ना मूव करे, ठीक है। सो आपकी सारी मूवमेंट नॉर्मल है। अब अगर आप खुदा ना खास्ता किसी पेशेंट के अंदर थर्ड नर्व पाल्सी है तो होगा क्या कि उसके अंदर थर्ड नर्व चूंकि सप्लाई करती है आपके तमाम आई के मसल को एक्सेप्ट फॉर द सुपीरियर ओब्लिक एंड लेटरल रेक्टस, तो आई आपकी जो है वो लिटरली डिवाइड कर जाएगी। सुपीरियर इंफीरियर ओब्लिक पैरालाइज होगा तो आपकी जो आई है वो नीचे डिवाइड करेगी, क्योंकि इंफीरियर ओब्लिक आई को ऊपर करता होता है नॉर्मली। सो आई आपकी लेटरल होगी, लेटरल रेक्टस की वजह से। जब मीडियल रेक्टस पैरालाइज होगा उसका, जब इंफीरियर ओब्लिक पैरालाइज होगा तो सुपीरियर ओब्लिक की वजह से आई नीचे मूव करेगी, उस साइड पे टोसिस होगी और मिडरिएसिस यानी टोसिस होगी और पीपल डायलेट होगा यानी मिडरिएसिस होगी। अगर फोर्थ नर्व पाल्सी होगी तो उसके अंदर आपका सुपीरियर ओब्लिक मसल उठ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आई जो सुपीरियर ओब्लिक मसल नॉर्मली आई को नीचे मूव कर रहा होता है, उसका फंक्शन लॉस हो जाता है, तो इंफीरियर ओब्लिक आई को ऊपर मूव कर देता है। सो आई की डिवीजन ऊपर की तरफ होगी। अगर लेटरल रेक्टस पैरालिसिस होगा सिक्स नर्व पाल्सी के अंदर जो मोस्ट कॉमनली पैरालाइज होती है, सो आप जो लेटरल रेक्टस जब पैरालाइज होगा तो आई मीडियली मूव कर जाएगी, ठीक है। सो उसके अंदर इजोट्रोपिया यानी आ जाएगा। इसके बाद हम चेक करना है फिफ्थ क्रेनियल नर्व। फिफ्थ क्रेनियल नर्व के दो पार्ट्स होते हैं, सेंसरी पार्ट एंड मोटर पार्ट। मोटर पार्ट के अंदर हमने मसल ऑफ मैस्टिकेशन चेक करने हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, बेटा आप दांत दबाओ, जबड़ा दबाओ, तो आपने फील करना है पेशेंट के टेम्पोरल मसल को और टिरिगार्ड मसल को कि क्या वो कंट्रैक्ट हुए कि नहीं हुए। उसके बाद पेशेंट करना है आपने नीचे खोलो, जबड़ा खोलना है। तो जबड़ा खोलेंगे तो आपके दोनों साइड के टिरिगार्ड, लेटरल टिरिगार्ड, मीडियल टिरिगार्ड मसल एक्ट करते हैं, तो पेशेंट जबड़ा खोल पाता होता है, ठीक है। बेटा इस साइड में धक्का दो, ऐसा करो, इस साइड मेरी हाथ ही साइड के ऊपर धक्का दो, फिर इस साइड धक्का दो, ठीक है। तो इस तरह आपने उसके लेटरल टिरिगार्ड अपोजिट साइड के चेक कर लिए। अब रूल ये है कि जो हमारी शुरू की और एंड की नर्व है, 5वीं और 12वीं नर्व है, उसका एक फिनोमेना है, जो 7वीं और 10वीं नर्व है उसका एक फिनोमेना है। फिनोमेना क्या है, जो 5वीं और 12वीं नर्व के मसल जब पैरालाइज होते हैं तो पैरालिसिस की सूरत में उसकी जो मूवमेंट होती है वो टुवर्ड्स द पैरालाइज साइड होती है। अगर सपोज किसी पेशेंट का अगर फिफ्थ नर्व पाल्सी होगी तो जब हम उसको कहेंगे कि जबड़ा नीचे की तरफ खोलो तो उसकी डेविएशन टुवर्ड्स द पैरालाइज साइड आ जाएगी। इस तरह 12th नर्व में जब हम पेशेंट कहेंगे जबान बाहर निकालें तो टुवर्ड्स द पैरालाइज साइड उसकी टंग मूव कर जाएगी, जबकि ये अपोजिट होता है फेशियल पाल्सी और 10th नर्व पाल्सी में। फेशियल पाल्सी में आपकी फेस की डेविएशन टुवर्ड्स द नॉर्मल साइड होती है और 10th नर्व पाल्सी में आपके जुगुला की डेविएशन टुवर्ड्स द नॉर्मल साइड होती है। सो ये रूल आपने याद करना है। पहली और आखिरी नर्व और दरमियान में दोनों नर्व्स, इन दोनों का अपोजिट होता है। इसके सेंसरी पार्ट के लिए हमारे पास 3 सेंसरीशन होती हैं। ट्राइजेमिनल की 3 डिवीजंस हैं, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। सो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ये होती है कि ट्रेगस से ऊपर आई के लेटरल कैंथस तक हमारी जो ऊपर का पार्ट है यहाँ वाला, ये सप्लाई करती है ऑप्थेल्मिक डिवीजन। जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है ये सप्लाई करती है हमारी मैक्सिलरी डिवीजन, और जो लेटरल कॉर्नर और लिप से नीचे का पार्ट है ये हमारी सप्लाई करती है मैंडिबुलर डिवीजन। सो आपने इसमें सेंसेशन चेक कर लेंगे, बेशक टच कर लें, टेम्परेचर कर लें, जो आपके पास अवेलेबल है वो चेक कर सकते हैं। फिर आपने इस पर जाज रिफ्लेक्स चेक करना है। सो आपने पेशेंट कहना है कि पेशेंट मुंह खोले, जबान अंदर रखे। रीजन क्या है कि जब पेशेंट मुंह खोल के आप रिफ्लेक्स चेक करें तो पेशेंट अगर सडनली बाइट करेगा, सपोज उसको सूडोबर्बर पाल्सी है, उसका रिफ्लेक्स ये हाइपर रिफ्लेक्सिया है, तो जबान अपनी जबान काट सकता है। फिर मुंह खोलो, जबान अंदर रखो, अंदर अंदर, और हल्का सा मैं लगाऊंगा इस पे, आपने हाथ रखना है और स्ट्राइक करना है, तो इसका नॉर्मल है। सो अगर हाइपर रिफ्लेक्सिया कब होता है ये वाला, ये तब हाइपर रिफ्लेक्सिया होता है जब पेशेंट को सूडोबर्बर पाल्सी होती है। फिफ्थ नर्व के अंदर 2 रिफ्लेक्सेस हमारे आते हैं, कंजक्टिवल और कोनियल रिफ्लेक्स, उनको भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप कॉटन विस्प लेंगे और कंजक्टिवा को टच करेंगे फॉर कंजक्टिवल रिफ्लेक्स। उसका इनपुट पार्ट हमारा फिफ्थ नर्व से है, जबकि आउटपुट पार्ट हमारा आता है 7th नर्व से, तो पेशेंट इक्विटली ब्लिंक करेगा। कोनियल रिफ्लेक्स के लिए आप कोर्निया को टच कर सकते हैं, लेकिन अवॉइड करें, आप सिर्फ ब्लो करके भी उसको रिफ्लेक्स आ सकते हैं। बेटा वो सीधा देखो, सीधा देखो, तो उसने जब मैंने ब्लो किया तो उसने आंख बंद कर ली। सो ये कॉर्नियल रिफ्लेक्स इसका पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद हम 7th नर्व की तरफ जाते हैं, जिसके लिए हम उसका कहना है बेटा अब छत की तरफ देखो, ठीक है। आंखें जोर से बंद करो, खोलने नहीं देनी, खोलने, आंखें बंद करो जोर से, खोलने, आंखें बंद करो, जोर से बंद करो, आंखें जोर से बंद करो, खोलने नहीं देनी, जोर से बंद करो, जोर से बंद करो, जोर से, ठीक है। मुंह हवा भरो, दांत दिखाओ, ठीक है। सो इस तरह आपने उसकी फेशियल नर्व चेक कर लेनी है। अब फेशियल नर्व पाल्सी 2 तरह की होती है, अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन पाल्सी। अपर जब पाल्सी होगी आपकी फेशियल नर्व पाल्सी की, क्योंकि इसकी बायलेटरल सप्लाई होती है अपर एरियाज में, तो फ्लोइंग नॉर्मल होगी, आई क्लोजर नॉर्मल होगा, जबकि लोअर मोटर न्यूरॉन पाल्सी में आपकी पूरी साइड लॉस होती है, फ्लोइंग भी नहीं होगी और आई क्लोजर भी नहीं होगा। इसके बाद हम चेक करते हैं 8th नर्व। 8th नर्व के लिए टिपिकल आपके टेस्ट होते हैं, फॉर्मल टेस्टिंग, इसको आप रेनीज टेस्ट, वेबर टेस्ट करवा सकते हैं। 9th नर्व के लिए आपने उसका गैग रिफ्लेक्स चेक करना है। गैग के लिए आप क्या करना है, पेशेंट का मुंह खुलाना है और पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंक्स पे आपने टंग डिप्रेसर से टच करना है, पेशेंट टिपिकली आ करेगा, सो दैट इज गैग रिफ्लेक्स। 10th नर्व के लिए क्या करना है, 10th नर्व के लिए आपने उससे बात नहीं करनी है, तो उसको डिस्फोनिया हो सकता है, आप उसको विस्म कुछ पानी देना है, तो उसको जो है नेजल जिगर्ज हो सकता है, उसको डिस्फेजिया हो सकता है, और आपने उसका जो है वो आह रिफ्लेक्स चेक करना है। आह रिफ्लेक्स क्या होता है, पेशेंट कहना है आप मुंह खोलें और आह करें, तो उस सूरत में आपने उसकी युवुला की मूवमेंट चेक करनी है, क्या युवुला ऊपर इक्वली ऊपर उठ रहा है या युवुला साइड पे तो नहीं हो रहा। तो उस सूरत में आपने देखना है, अगर तो युवुला एक साइड पे जा रहा है तो हो सकता है कि उसके जो अपोजिट साइड है उसकी पाल्सी होगी, ठीक है। तो 10th नर्व आपने ऐसे चेक करनी है। 11th नर्व के हमारे 2 इंपॉर्टेंट मसल्स हैं, जो स्टेर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल है और ट्रेपीजियस मसल है। सो उसको कैसे चेक करना है, ट्रेपीजियस के लिए आपने पेशेंट को कमांड देनी है कि वो अपने शोल्डर की शगिंग करे, बेटा ऐसे ऊपर करो, ऊपर उठाओ, अब नीचे करो, अब ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ।
सो इस तरह आपने उसका ट्रेपेजियस चेक कर लेना है। स्टेर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल के लिए आपने कहना है दो फंक्शन होते हैं। जब दोनों हमारे स्टेर्नोक्लेडोमास्टाइड इकट्ठे काम करते हैं तो हमारे जा को पूरे हमारे जो हेड को नीचे की तरफ लेके जाते हैं। जब एक साइड का स्टेर्नोक्लेडोमास्टाइड काम करता है तो ये फेस को अपोजिट साइड पे डिविएट करता है। सपोज अगर मैं अपना जाने की तरफ कर रहा हूं तो मैं दोनों स्टेर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल को यूज कर रहा हूं। अगर मैं फेस अपना इस साइड पे कर रहा हूं अगेंस्ट रेजिस्टेंस तो मैं इस साइड के स्टेर्नोक्लेडोमास्टाइड को यूज कर रहा हूं। बेटा नीचे की तरफ करो, ऐसे देखो, नीचे देखो, जोर लगाओ, ठीक है। उधर 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 मुंह करो, जोर लगाओ, जोर लगाओ, जोर लगाओ, शाबाश, इधर जोर लगाओ। तो इस तरह आपने उस साइड का स्टेर्नोक्लेडोमास्टाइड चेक कर लिया। 12th नंबर के लिए क्या करना है आपने? 12th नंबर के लिए आपने पेशेंट को जुबान को देखना है, क्या टंग में एट्रोफी तो नहीं है, क्या टंग में कोई फेसिकुलेशन तो नहीं है। उसके बाद टंग की मूवमेंट चेक करेंगे। बेटा मुंह खोलो। सो लाइट से हम देखना है जुबान की कोई एट्रोफी तो नहीं है, और फिर उसके ऊपर देखना है कोई फेसिकुलेशन तो नहीं है। फिर टंग के लिए आपने देखना है कि उसकी फोर्स कैसी है। उसके लिए पेशेंट अगर जुबान मुंह के अंदर रखे ना आपने ऐसे गाल पे दबानी है, इस साइड पे दबाओ, मेरे हाथ दबाओ, जोर लगाओ, इस साइड पे लगाओ, ऐसे, शाबाश, इस साइड पे लगाओ। इस तरह आपने उसकी मूवमेंट चेक कर ली है। सो आपकी ये 12 की 12 क्रेनियल नर्व इस तरह चेक हो जाती हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द सेरेब्रल सिस्टम एग्जामिनेशन। तो कुछ पार्ट मैंने पहले बता दिया था कि जब गेट आपको ड्रंकन गेट मिलता है तो आपने वहीं पे उसकी टर्नअप वॉक करानी है और वहीं पे आपने उसका रोम्बर कराना है, तो आपका आधा एग्जामिनेशन वहीं पे हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने उसके डेफिनेटली इटियोलॉजी देखनी है। उसके लिए आपने उसके टेलेंजेक्टेसिया देखने हैं, फॉर एटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया, और फ्रेडरिक एटेक्सिया के लिए आपने उसके फुट की डिफॉर्मिटी जिसके अंदर हमारा हैमर फुट है, पेस्केवस है, आपको इम्प्लांटर विद एब्सेंट रिफ्लेक्सेस एट द नी, वो चेक कर लेने हैं। सो ये क्रोनिक एटेक्सिया के आपके काजेस हैं जो वहीं पे आपने रूल आउट कर लेने हैं। सो आपके लिए इजी हो जाएगा आगे। सो सेरेब्रल साइंस के अंदर हम अगर फेस की बात करें तो हमने वही आई की निस्टिग्मस चेक करनी है। इसके लिए हम आई की रेटर बोन, इधर देखो बेटा, शाबाश। तो इसके लिए आपने निस्टिग्मस चेक कर ली, फिर आपने उससे बात करनी, बेटा कलमा सुनाओ, ठीक है, शाबाश। तो इससे हमने इसका डिसाथ्रिया चेक कर लिया। फिर हम चेक करेंगे इस पेशेंट का इंटेंशन ट्रेमर। सो इंटेंशन ट्रेमर के लिए पेशेंट कहना है कि बेटा इसको पकड़ो, ठीक है, दूसरे हाथ से पकड़ो, शाबाश। तो इस तरह आपने इसके इंटेंशन ट्रेमर चेक लिए। फिर आपने पेशेंट से कुछ लिखवा लेना है, तो वो भी आपके इंटेंशन ट्रेमर को चेक करता है। सो आपने कुछ राइटिंग लिखा लेनी है। अगर पेशेंट को इंटेंशन ट्रेमर होगा तो उसकी राइटिंग टेढ़ी मेढ़ी होगी, ठीक है। उसके बाद हम चेक कराना है उसका चेक कराना है डिस्डाइडोक्रेसिया। डिस्डाइडोक्रेसिया क्या है कि आप पेशेंट आपका रिपीटेड अल्टरनेट मूवमेंट नहीं कर पाता। बेटा ऐसे करो, ऐसे करो, जोर से करो, ठीक है, दूसरे हाथ पे करो, शाबाश। तो इसका डिस्डाइडोक्रेसिया नहीं है। बेटा बटन खोल के दिखाओ अपना, ये वाला बटन खोल के दिखाओ, शाबाश। खोलो 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 खोलो, शाबाश शाबाश। बटन थोड़ा सा फंसा हुआ है लेकिन पेशेंट कोऑर्डिनेशन नॉर्मल है, शाबाश, ठीक है। सो बटन पेशेंट ने खोल दिया, ठीक है। सो इसका डिस्डाइडोक्रेसिया नहीं है। फिर हम चेक करते हैं रीबर्थ फिनोमेना। रीबर्थ फिनोमेना क्या होता है कि जब पेशेंट को आप कंट्रैक्ट कराते हैं मसल, तो नॉर्मली क्या होता है कि हम इसको रोक लेते हैं खुद से, हमारा एक इंट्रिंसिक रिफ्लेक्स सिस्टम है। लेकिन ऐसे पेशेंट के अंदर ये रिफ्लेक्स सिस्टम नहीं होता, वो हो सकता है कि अपना इधर मुंह पे मार दें। तो इसके लिए आपने क्या करना है, पेशेंट को पकड़ना है यहाँ से, एक हाथ आपने अपने प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे रखना है, और पेशेंट करना है कि जोर से अपनी तरफ खींचे, फिर खींचो अपनी तरफ, लेकिन इसका हाथ नीचे नहीं गया, इसका मतलब इसका रीबाउंड फिनोमेना नेगेटिव है। सो इसको हमें चेक कर लेना है। इसके बाद हम चेक करेंगे फिंगर नोज फिंगर टेस्ट। सो इसके लिए क्या करना है, पेशेंट को कमांड करनी है कि वो आपको अपनी उंगली अपने नाक पे लगाए और हमारी उंगली पे लगाए, और इस दौरान एटलीस्ट डिस्टेंस इतना होना चाहिए कि पेशेंट का जो पूरा आर्म है वो एक्सटेंड हो, और फिर आपने ये रोटेट करते रहना है, फिर दोनों साइडों पे कराना है। बेटा उंगली मेरी यहाँ पे लगानी है, अपने नाक पे लगानी है, अपने नाक पे लगाओ, ठीक है। अब डिस्टेंस मैं इतना रख रहा हूँ कि पेशेंट का जो आर्म है पूरी एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। इधर लगाओ उंगली पे, ठीक है, अपने नाक पे लगाओ। थोड़ा सा अपनी जगह चेंज करते रहनी है आपने, इधर लगाओ, अपने नाक पे लगाओ, इधर लगाओ, अपने नाक पे लगाओ, दूसरे हाथ से करो, इस तरह दूसरे हाथ से करो। सो आपने दोनों हाथों से ऐसे ही करना है, इधर करना है, ठीक, उसी हाथ से करो बेटा, उसी हाथ से करो, शाबाश। अपने नाक पे लगाओ, इधर लगाओ, उसी हाथ से, ठीक है, शाबाश। तो इस तरह आपने इसका चेक करना है। उसके बाद हम चेक करना है इसका पेंडुलर नी जर्क। पेंडुलर नी जर्क के लिए आपने क्या करना है, पेशेंट आपका इसी तरह बैठा होना चाहिए कि टेबल या बेड की साइड एंड पे होना चाहिए आपका, और उसके नी बिल्कुल इजीली मूव कर रहे हो, ठीक है। फ्लैक्स छोड़ दो, ढीला छोड़ दो, बिल्कुल ढीला छोड़ दो। तो आपने उसकी स्ट्राइक करनी है ऑन द टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप मसल, ठीक है। तो आपने हैश का स्ट्राइक करना है। तो इसका मूव करता है लेकिन एक दफा मूव किया है बस, ये देखें, ये एक दफा मूव किया है। ढीला छोड़ दो, बिल्कुल ढीला छोड़ दो, ऐसे दांत दिखाओ, दांत दबाओ जोर से, ये देखें, ये मूव किया लेकिन एक दफा मूव किया है। तो जहां भी आपका रिफ्लेक्सेस ना आए, रिफ्लेक्सेस के बेसिकली जो है 4 ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड 1 ये होता है कि आपका रिफ्लेक्सेस सिर्फ रीइंफोर्समेंट पे आ रहा है। रीइंफोर्समेंट क्या होती है कि जब आपका रिफ्लेक्स नहीं आ रहा तो आपने रीइंफोर्समेंट करानी है पेशेंट की, उसमें मैनूवर डिफरेंट होता है। अगर लोअर लिम्ब के आप रिफ्लेक्स कर रहे हैं और पेशेंट के रिफ्लेक्स नहीं आ रहे तो आपने पेशेंट कहना है कि वो हाथ ऐसे खींचे जोर से, ठीक है बेटा, ऐसे हाथ जोर से खींचो, तो ये मैनूवर कराना है, ये रीइंफोर्समेंट होती है फॉर लोअर लिम्ब। अगर आप अपर लिम्ब के रिफ्लेक्स चेक कर रहे हैं तो आपने उसको कहना है क्लेंच करें, टीथ करें, दोस्त दांत दबाओ। तो इस तरह आप रीइंफोर्समेंट करानी है। सो अगर आपका रिफ्लेक्स रीइंफोर्समेंट पे आ रहा है तो ग्रेड 1 है, अगर आपका रिफ्लेक्स विदाउट रीइंफोर्समेंट आ रहा है तो ग्रेड 2 है, अगर आपका रिफ्लेक्स नॉर्मल से ज्यादा है लेकिन उसका क्लोनस नहीं आ रहा तो ये रिफ्लेक्स जो है ये ग्रेड 3 है, अगर रिफ्लेक्स के साथ आपका क्लोनस आ रहा है तो ये ग्रेड 4 रिफ्लेक्स है, ठीक है। पावर के भी हमारे 5 ग्रेड्स होते हैं। सो ग्रेड
जीरो पावर इज नथिंग, ग्रेड 1 इज सिंपल फ्लिकरिंग मूवमेंट, मेरा ये हाथ पड़ा हुआ है, ऐसे उंगलियां सिर्फ कर रही हैं, सो ये ग्रेड मेरा है 1 है। अगर मैं हाथ को इन द लाइन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा हूँ, मैं ऊपर तो नहीं उठा सकता, लेकिन इन द लाइन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा हूँ, तो ये हमारा जो है ग्रेड 2 हो जाता है। अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा हूँ मैं, लेकिन रेजिस्टेंस के अगेंस्ट मूव नहीं कर पा रहा, सिर्फ उठा लेता हूँ, लेकिन जब मेरे ऊपर कोई हाथ रखे तो मैं नहीं उठा पाता, तो ये ग्रेड 3 है। अगर मैं अगेंस्ट ग्रेविटी भी उठा लेता हूँ और अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी उठा लेता हूँ, लेकिन मेरी पावर इतनी नहीं कि वो नॉर्मल बंदे इतनी हो, तो ये ग्रेड 4 है। और ग्रेड 5 में मेरी पावर बिल्कुल नॉर्मल की नॉर्मल होती है। सो लोअर लिम्ब में आप इसके अलावा हील शिन टेस्ट भी करा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं बताना भूल गया था, वो है पेशेंट के अंदर आपने अगर आपके रिफ्लेक्सेस आप ब्रिस्क आ रहे हैं, 3 के रिफ्लेक्सेस आपको लग रहे हैं, तो आपने जरूर उसके अंदर एंकल और प्लांटर क्लोनेस कराना है। वो कैसे कराना है तो वो हम देखते हैं। सो एंकल क्लोनेस के लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने क्या करना है, पेशेंट की जो है पेशेंट को आपने ना जो हिप जॉइंट है उसको फ्लेक्स करना है, नी जॉइंट को फ्लेक्स करना है पूरा 90 डिग्री की उम्र पर, और आपने यहाँ से सपोर्ट करना है पेशेंट के जो है इस लेग को, और हैंड से आपने उसको 3 दफा स्ट्राइक करना है ऐसे ऐसे। उसके बाद फिर आपने उसको फिक्स कर देना है। सपोज मैं ढीला टांग ढीली छोड़ दो, 1 2 3 दफा स्ट्राइक किया और फिर इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया, 1 2 3, फिर रोक लिया आपने। सो जिस पेशेंट के अंदर एंकल क्लोनेस पॉजिटिव होगा, तो जब रोकेंगे तो उसकी वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। एंग्शियस पेशेंट के अंदर इक्वेशनली 1 से 2 दफा पेशेंट स्ट्राइक कर सकता है ये वाला, लेकिन अगर परसिस्टेंट स्ट्राइक आ रही जब तक आपने हाथ रखा हुआ है, तो वो एंकल क्लोनेस पॉजिटिव है। नी क्लोनेस के लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपने जो है पेशेंट का जो है नी को एक्सटेंड कर लेना है, टांग बिल्कुल एक्सटेंडेड हो, और आपने नी को ऊपर से पकड़ना है और इसको 2 3 दफा स्ट्राइक करनी है, फिर यहाँ पे मेंटेन रखना है इसको, ठीक है। ऊपर से 2 3 दफा स्ट्राइक करनी है और मेंटेन रखना है। अगर तो आपका पेटिलर क्लोनेस पॉजिटिव होगा, तो पेटिलर मूव करना शुरू कर देगा। सो ये टिपिकल है फॉर द पेटिलर क्लोनेस। तो ये कुछ चीजें थी जो सीनियर्स एग्जामिनेशन में थी, तो उम्मीद है आपको इससे काफी फायदा हुआ होगा, और अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है या कोई पार्ट रह गया है तो उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।